बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अपनी सुबह का, अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं, एक पॉजिटिव सोच के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ, क्योंकि अच्छी सोच का होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो हर चीज़ अच्छी होती चली जाएगी। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सिटी एट 10 में हम बात करते हैं शहर कायद की, कराची की, कराची वालों की, कराची के खानों की, कराची के मौसम की और कराची के लोगों की। तो सबसे पहले आज बताते हैं आपको कराची के मौसम, कि कराची का मौसम कैसा है। हमारे साथ हमारी रिपोर्टर मौजूद हैं रबिया खान, उनसे जान लेते हैं कि कराची का मौसम कैसा है। जी रबिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रबिया, कैसी हैं आप और हमें बताइए कि कराची का मौसम कैसा है आज। आज बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और कराची के मौसम की अगर बात करें तो सुबह से ही गर्मी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो चुका है। बारिशें हुई, उसके बाद कराची वालों को ये लग रहा था कि थोड़ी सी ठंड जो है वो आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि रात में हल्की सी सर्दी और खनकी जिसे कहते हैं वो जो है वो स्टार्ट हो गई थी। लेकिन एक बार फिर जो है वो कराची के मौसम में तब्दीली आ गई है और मौसम ने जो है वो करवट बदल के गर्मी की तरफ दोबारा उसका आगाज़ हो गया है। इस वक्त अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो शहर में सुबह से ही दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा है और इस वक्त हवा में जो नमी का तनासुब है वो तकरीबन 60% है, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। समुद्री हवाओं का सिलसिला भी जारी है, जो कि कल जो है वो बंद हो चुका था और कल शहर में समुद्री हवाएं बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आज सुबह से ही समुद्री हवाओं का सिलसिला जारी है, जो कि बताया ही जा रहा है कि 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तो जब आप साए में खड़े होते हैं या किसी जो है वो ठंडी जगह पर मौजूद होते हैं तो जो है वो मौसम आपको कदर बेहतर लगता है, लेकिन अगर आप सूरज के सामने आए, धूप में आए और बाहर निकले तो गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो कराची का मौसम इसी तरीके से गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। अलबत्ता कराची में जो है वो कल से मजीद गर्मी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और महकमा मौसमियात का कहना है कि तकरीबन दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो कराची वाले जो है वो थोड़ी बहुत गर्मी के लिए तैयार है और महकमा मौसमियात का कहना है कि अक्टूबर का जो महीना है वो हमेशा की तरह इस बार भी इसी तरीके से गर्मी में कराची वालों को गुजारना पड़ेगा। कभी हल्की गर्मी होगी, कभी थोड़ी ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा और अक्टूबर के इख्तिताम तक, नवंबर के आगाज़ तक जो है वो हल्की सर्दी और खनकी का सिलसिला उसका आगाज़ हो सकेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो कराची वालों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा और बड़ा जो है वो कराची वालों का खून जल रहा है कि बारिशें तो हुई लेकिन उसके बाद भी जो है गर्मी नहीं। सही, बहुत शुक्रिया रबिया खान हमें अपडेट कर रही थी कराची के मौसम के हवाले से। हम शान है गर्मी से, कराची वालों का ये भी एक मसला है कि बारिशें होती हैं उसके बावजूद मौसम गर्म ही रहता है। तो खैर हम इससे यूज्ड टू हैं, लेकिन कराची की जो रात है, रातें जो हैं वो अच्छी होती हैं। कल मैं बाहर गई और इत्तेफाक हुआ तो बड़ा अच्छी हवाएं चल रही थी। दिन में गर्मी होती है लेकिन रातें जो हैं वो अच्छी और ठंडी हो जाती हैं। चलें आगाज़ करेंगे अपने प्रोग्राम का और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। हम बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो गैर कानूनी पार्किंग की केस की समाअत हुई। अदालत ने गैर कानूनी पार्किंग फीस की वसूली पर जवाब तलब कर लिया है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे सिंध हुकूमत ने कराची में जो नालों की सफाई हुई थी, पिछले साल हमने देखा कि जब 2020 में बहुत तेज़ बारिशें हुई, अर्बन फ्लडिंग हुई, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया कि जितने भी नाले हैं उनके इर्द गिर्द जो तजावुज़ात हैं उनको हटाकर नालों की सफाई की जाए। तो जब वहाँ से तजावुज़ात हटाई गई तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके घर टूट गए, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज थी जिनको तोड़ना पड़ा। उनको सिंध हुकूमत की जानिब से अब कहा जा रहा है कि माहाना 15,000 रुपये दिए जाएंगे और ये अमल जो है 2 साल तक जारी रहेगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से जो नताइज थे वो उसमें डिले आया है। आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों ये ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और सनतों, कारखानों, फैक्ट्रियों की जो बैकबोन जिसको कहा जाता है एशिया की सबसे बड़ी शेरशाह कबाड़ी मार्केट, उसका सूरत हाल जो है वो बहुत बदतरीन है, खस्ता हाली का शिकार है। उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सैयद रिजवान ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सैयद? जी वालेकुम, बिल्कुल ठीक।
तो चलते हैं अपनी पहली खबर की जानिब। कराची वालों के मसाइल की बात करें जो कि उन्हें विरसे में मिले हैं, उनमें एक मसला चार्ज्ड पार्किंग का भी है। अगर आपकी बाइक हो या आपकी गाड़ी हो और आप कहीं भी, पहले तो आपको जगह नहीं मिलती पार्क करने की, और अगर जगह मिल जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप वापस आएँ तो आपको सही सलामत मिलेगी। ऐसे में चार्ज्ड पार्किंग के नाम पर जो है वो भत्ता लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, और ये एक पूरा माफिया है जिसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि किस कानून के तहत पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, चार्ज पार्किंग का मसला देरीना मसला हो चुका है अब शहर का। गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 से 2 दहाई से शहरियों को जो है, एक तरह से ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि शहरियों से माशी दहशतगर्दी जो है वो उन पर मुसल्लत हुई हुई है। मसले को जड़ से देखना चाहिए, शाखे काटने से जो है वो फिर मसाइल जो है उजागर हो जाएंगे। जो असल प्रॉब्लम है चार्ज पार्किंग की, सवाल ये पैदा होता है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या कर रही है, क्योंकि जो बिल्डिंग रूल्स हैं जो उनको वायलेशन किया जा रहा है, उन कवानीन के तहत ये है कि जो कमर्शियल इलाके हैं, जो कमर्शियल माजी में स्ट्रीट्स की गई, उन पर जो इमारतें तामीर की गई तो वहाँ पर जो है ये पाबंद किया गया था कि बुलंदोबाला इमारतों में पार्किंग के एरिया भी कायम किए जाएंगे, जैसे कि बैन अल-अक़वामी शहरों में होता है। हर मज़हब माशरे में हम देखते हैं कि पार्किंग के एरिया जो है वो कवर्ड एरिया ही होते हैं और वो उन बिल्डिंगों के अंदर ही होते हैं। लेकिन ऐसा ना हो सका, उन कवर्ड एरियाज़ को भी जो है वो बिल्डर माफिया ने दुकानें बनाकर और फ्लैट्स बनाकर फ़रोख्त कर दिया, जिसके नतीजे में तमाम तर जो दबाव है गाड़ियों की पार्किंग का वो आ गया शाहराहों पर। जब शाहराहों पर ये दबाव बढ़ा तो उसकी वजह से ट्रैफिक जैम के मसाइल ने जन्म लिया, दीगर मामलात हुए, तो फिर लामहला जो है वो ऐसे अनासर जो कि इस तमाम मामले से फ़ायदा उठाते हैं वो मैदान में आए और उनकी जानिब से आवाम से पार्किंग के नाम पर जो है वो फीस वसूली का सिलसिला शुरू किया गया। फिर इसको कानूनी शक्ल दे दी गई। KMC ने जो है वो 70 साइट्स, बाकायदा वो इसके टिकट आपको इशू करते हैं। जी बिल्कुल। KMC की 70 साइट्स हैं, लेकिन जो हमारी एक रिपोर्ट सामने आई थी और हमारी भी तहकीक है, तकरीबन 165 से ज़ायद ऐसे मकामात हैं जो कि शहरियों से गैर कानूनी तौर पर वहाँ पे चार्ज पार्किंग फ़ीस जो है वसूल की जाती है। अच्छा, KMC और DMCs की अगर बात की जाए तो कराची के 33% एरिया पर इनका कंट्रोल है। लेकिन चार्ज पार्किंग के मामला जो है आपको कंटोनमेंट एरियाज में भी दिखाई देंगे, दीगर इलाकों में भी दिखाई देंगे। तो ये कहा जा सकता है कि इस चार्ज पार्किंग के घिनौने अमल में जो है वो तमाम इदारे जो है वो मुलव्विस हैं। और इससे आवाम का भी अगर देखें तो वो भी परेशान है, क्योंकि यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई बाइक भी पार्क करके जाता है तो वो चोरी हो जाती है, तो मजबूरन वो भी पार्किंग देते हैं कि एटलीस्ट उनके ये सिक्योरिटी है कि वापस आएंगे तो गाड़ी तो जगह पे मिलेगी, चाहे वो गाड़ी हो मोटरसाइकिल। अच्छा, जब प्लानिंग की जा रही होती है, कोई बिल्डिंग बनाए जा रहे होते हैं या प्लाजा बनाए जा रहे होते हैं, तब ये इसकी पार्किंग एरिया को क्यों मद्देनजर नहीं रखा जाता? देखिए, वो उसमें सारा ज़ाती मफाद वाली बात है कि जब जो भी इमारत हो उसमें अगर पार्किंग एरिया जब बायलॉज में मौजूद है SBCA के कि पार्किंग एरिया जो है वो लाजमी बनाना है, लेकिन हुआ ये कि इंतज़ामी गफलत भी सामने आई जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया बिल्डर्स ने, और वो जो पार्किंग के एरियाज़ मुख्तस करने थे, लाजमी थे इमारतों में, उन इमारतों में जो है वो शॉप्स बनाकर सेल कर दी गई, कहीं गोदाम बना दिए गए, कहीं फ्लैट्स बनाकर सेल कर दिए गए। तो ये बिगाड़ की असल वजह है। तो इस जानिब जो है वो तवज्जो कम दी जा रही है। अगर इन जो बिल्डिंग्स में या दीगर बुलंदोबाला इमारतें हैं उनमें अगर ये जो पार्किंग एरिया हैं इनको अगर क्लियर करा लिया जाए और बिल्डर्स को और वहाँ के जो मकामी रिहायशी हैं या कारोबारी हजरात हैं अगर उनको पाबंद किया जाए कि वो अपनी गाड़ियाँ सड़क पर पार्क नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने उस इमारत के कवर्ड एरिया में ही गाड़ी पार्क करने के पाबंद होंगे, तो इससे एक बड़ी जो है शहर में न सिर्फ ये कि ट्रैफिक फ़्लो को बेहतर बनाया जा सकता है, बल्कि ये जो चार्ज पार्किंग माफिया इस वक्त जो शहर पर मुसल्लत है उससे भी शहरियों को निजात दिलाई जा सकती है। सही, बिल्कुल सही कहा रिजवान साहब आपने। अच्छा रिजवान साहब, अभी तो अदालती हुक्म दे दिया गया है और अभी हम देखेंगे कि 3-4 रोज़ तक ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन होंगी। गैर कानूनी पार्किंग जहाँ जहाँ पर लोगों ने पार्क की है वहाँ पे उनसे जो है ज़ाहिर रूल्स फॉलो किए जाएंगे। इसके अलावा जो फ़ीस की वसूली है वो भी कुछ दिन तक इस पे अमल किया जाएगा, लेकिन फिर हम देखते हैं इससे पहले भी ऐसे जो हैं वो हिदायत जारी की जा चुकी हैं अदालत की जानिब
से, लेकिन ये कंटिन्यूटी में नहीं रहता। ये थोड़ा दिन के लिए तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, उसके बाद फिर वही चीज़ें वापस से वैसे ही होने लग जाती हैं। बिल्कुल सही कहा ज़रा आपने। देखिए अदालती अहकामात कई मामलात में ऐसे हमारे सामने मौजूद हैं जिसकी मिसालें मौजूद हैं कि अदालत ने हुक्म दिया, कुछ अरसे जो है उस पर इम्प्लीमेंट ज़रूर करती है इंतज़ामिया, लेकिन उसके बाद फिर भी वो जो है रात गई और बात गई वाली सूरत हाल हो जाता है। अब इस चार्ज पार्किंग के हवाले से अगर आप चाहते हैं कि शहरियों को इस माशी दहशतगर्दी से निजात दिलाई जाए तो आपको असल मसाइल की जानिब देखना होगा और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो हैं वो तरतीब देना होंगी। जब आप नालों से या दीगर अहम मकामात से तजाविज़ात, पुख्ता तजाविज़ात हटा सकते हैं तो आप असिस्टेंट कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को और दीगर जो इदारे हैं उनको पाबंद कर सकते हैं कि वो बुलंदोबाला इमारात में से जो पार्किंग एरिया जो कि ऑक्यूपाइड हो चुके हैं उनका कब्ज़ा जो है वो ख़त्म कराएं ताकि शहरियों को इस मसले से निजात मिले। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जो चार्ज पार्किंग की फ़ीस मुकर्रर की जाती है, शाज़ व नादिर ही कोई मकाम ऐसा होगा जहाँ पर शहरियों से वो फ़ीस जो है सरकारी रेट के मुताबिक वसूल की जाती हो। हर जगह पर जो है मामलात जो है वो डिसअपॉइंटेड हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप केएमसी की बात करते हैं, अगर एक सरकारी फ़ीस की मैं बात करूं कि एक जगह आपने गाड़ी पार्क की है तो उसकी फ़ीस कितनी है? देखिए मोटरसाइकिल की फ़ीस अगर हम बात करें 90 लाख मोटरसाइकिल शहर में सड़कों पर दौड़ती हैं, ऐसी बात है, इनके लिए पार्किंग भी ज़रूरी होती है। तो जो केएमसी है उसकी जानिब से मोटरसाइकिल की पार्किंग फ़ीस जो है वो 5 रुपये है, जबकि डीएमसीज ने जो है ये फीस 10 रुपए रखी हुई है। तो ये भी एक तजाद है। अच्छा, आम शहरी को जो है वो अंदाज़ा नहीं होता कि ये इशारा जो है वो डीएमसी की हुदूद में है या केएमसी की हुदूद में है। अच्छा, इसका भरपूर फ़ायदा उठाती है वो माफिया। और इसके साथ साथ होता ये भी है कि जब पार्किंग की जगह जो है वो स्पेस फुल हो जाता है तो फिर मुंह मांगे पैसे वसूल किए जाते हैं शहरियों से और शहरी जो है वो मजबूर हो जाते हैं कि इस माफिया को उनकी मुंह मांगी फीस देने के हवाले से। अच्छा सर, ये तो आपने मोटरसाइकिल की बात की, गाड़ियों की भी इसी तरह 20-30 रुपये है, लेकिन कई जगह 40 रुपये भी ली जाती है और लोग फिर वैसे ही खुले ना होने की वजह से 50 रुपये भी दे जाते हैं। तो एक और बात जो कि मैं करना चाह रही थी, एक तो ये है कि एक जो पूरा माफिया है जो भत्ता खोरी कर रहा है और फीस ले रहा है, इसके अलावा आवाम की अगर बात की जाए तो वो एरिया जो पार्किंग के नहीं हैं वहाँ पर वो गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। तो आवाम की क्या जिम्मेदारी बनती है? एक तो खुद वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है जब आप लॉ को ब्रेक कर रहे हैं तो आप गैर कानूनी काम करें और फिर आप दूसरों के लिए कितनी मुश्किलात का बायस बनते हैं। आप देखते हैं सर्विस रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, ऐसे जो नॉन पार्किंग एरियाज़ हैं वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, लोगों के घरों के बिल्डिंग्स की गेट के आगे गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं। तो आवाम की भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे ख्याल है हर वक्त हम इदारों और हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो आवाम कितनी जिम्मेदार है इस हवाले से भी। अच्छा, इसमें देखें ज़रा, आपने 2 सवाल कर दिए। पहले सवाल का मैं आपका जवाब दे दूं कि जो भत्ताखोरी हो रही है चार्ज पार्किंग के नाम पर, उसका जो एक लगभग अंदाज़ा लगाया गया 1 करोड़ रुपए यौमिया जो है कराची शहर से शहरियों की जेब से ये माफिया निकाल लेती है, जो कि सरकारी खजाने में भी नहीं जाते। 30 करोड़ रुपए माहाना तकरीबन ये रकम बनती है। इसके बाद आप आ जाएं कि शहरियों की जानिब से वायलेशन क्यों होती है। शहरियों की जानिब से वायलेशन जो है वो रोकना ठीक है, उसके रोकने के लिए कायदे कवानीन होने चाहिए, लेकिन मजबूर कर दिए गए शहरी, क्योंकि आप देखें कि जो पार्किंग एरियाज जो कि एक प्लान्ड शहर होता है, उस शहर की जब वायलेशन शुरू हुई और पार्किंग एरियाज दस्तयाब नहीं हुए, वहाँ पे कब्जे हो गए, तो उसके बाद जब गैर कानूनी पार्किंग बढ़ी तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक आदमी जिसकी माहाना उजरत जो है 20-25 हज़ार रुपये है, वो नहीं दे पाता रोज़ाना की बुनियाद पे 20-25 रुपये चार्ज पार्किंग की, तो फिर वो कोशिश ये करता है कि मैं किसी ऐसे मकाम का इंतखाब करूं जहां पर ये चार्ज पार्किंग माफिया जो है वो मुझसे पैसे ना ऐंठ सके। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से वायलेशन सामने आती हैं और इसकी वजह से ही ट्रैफिक जैम और ख़ास तौर पे लोगों में बाहिमी तकरार और झगड़े जो है वो रोज़ का मामूल बने हुए हैं। सही। तो ये तो थी हमारी पहली स्टोरी। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे, बात करेंगे सिंध हुकूमत की जानिब। कराची के नालों की सफाई की गई थी और जो तजावुज़ात का मामला था वो हटाया गया था। वो लोग जो कि बेघर हो गए थे और जिनकी घर तोड़ दिए गए थे, फैक्ट्रीज टूटी थी, उनको सिंध हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि 15,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। इसके अलावा वफाक से सब्सिडी लेकर जो है न्यू हाउसिंग स्कीम जो है उसके तहत उनको 30 यूनिट के घर भी दिए जाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और रिजवान सईद। रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हमारे। बात कर रहे हैं हम उनसे जो गैर कानूनी तजावुज़ात का जो मामला था उस पर सिंध हुकूमत ने जिन नालों की सफाई के दौरान जिन लोगों के घर तोड़े गए थे, जिन लोगों की फैक्ट्रीज तोड़ी गई थी, उनको 15,000 रुपये माहाना देने का फैसला किया है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वफाक से सब्सिडी लेकर इन लोगों के लिए एक सेपरेट यूनिट्स बनाए जाएंगे और 30,000 यूनिट्स जो हैं वो मुतासरीन के लिए बनाए जाएंगे। तो ये एक अच्छा इकदाम है सिंध हुकूमत का। जी सैयद रिजवान साहब, कैसे देखते हैं आप इस इकदाम को सिंध हुकूमत के? देखिए, दुरुस्त फैसला है ये, और लेकिन ये तो अभी आगाज़ है। और अगर कहा जाए कि ये 3 बड़े नाले, चर नाला, औरंगी नाला है और महमूदाबाद नाला, कि इसको अगर आप क्लियर कर देंगे तो शहर डूबने से बच जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ। उसकी वजह ये है कि 559 जो नाले हैं शहर के छोटे, वो नाले भी जो है वो ना सिर्फ ये कि उन पर तजावुज़ात कायम है, बल्कि बरसा बरस से उनकी सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकी है। इसके बारे में माहिरीन ये कहते हैं कि डीपली अगर इनको साफ़ कर दिया जाए एक बार, तो 10 साल तक जो है ये नाले काबिल इस्तेमाल रहते हैं और बारिशों में ओवरफ्लो नहीं होते। जहाँ तक इंक्रोचमेंट की बात है, तो ये इंक्रोचमेंट इन नालों से ख़ास तौर पे अगर बात की जाए गुजर नाले के हवाले से, तो अब तो खैर वफाकी हुकूमत इनकी नालों की सफाई कर रही है, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से इस पर बाकायदा काम का आगाज़ किया गया था चंद साल कबल, और बाकायदा जो इंक्रोचमेंट हैं वो रिमूव की गई थी, और प्लानिंग ये की गई थी कि नालों को ना सिर्फ ये कि क्लियर करके इनके इतराफ़ शाराएँ भी तामीर की जाएंगी और इनको कवर्ड किया जाएगा। तो इस तरह एक मुतबादिल जो है वो ट्रैफिक का रूट भी जो है मैसर होना था, और नाले भी जो है वो सेव हो जाते। हमारे यहाँ ये रिवायत ये रही है कराची शहर में कि बरसाती नालों में सरकारी सतह पे भी और आवाम की जानिब से भी कचरा फेंकने का अमल जो है वो जारी रहा हमेशा। और दूसरा अलमिया ये हुआ कि जो बरसाती नाले थे, उन बरसाती नालों में सेवेज की लाइनें जोड़ दी गई, जिसकी वजह से सारा निज़ाम जो है वो दरम बरम होकर रह गया। कुदरती बरसाती नाले थे, ये अपना रास्ता खुद बनाया हुआ था इन्होंने, और इस पर जब तजावुज़ात कायम हुई तो उसकी वजह से लामहला ना सिर्फ ये कि सेवेज के इशूज़ भी सामने आते रहे, बल्कि इसके साथ साथ बारिशों में हमने देखा और सफाई का मसला भी, सफाई भी प्रॉपर नहीं हो सकी, क्योंकि ज़ाहिर तजावुज़ात उन पर इंक्रोचमेंट की वजह से प्रॉपर इनकी सफाई नहीं हो सकी। और इस पे सालाना तकरीबन अरबों रुपए जो है इसके अखराजात होते हैं, जो कि नालों की सफाई के नाम पर जो है वो ठिकाने लगा दिए जाते हैं, लेकिन प्रॉपर सफाई नहीं होती। और इस तरह जो है वो जो करप्ट माफिया है सरकारी इदारों में, उनको वो फल फूल रहे हैं, लेकिन नाले जो है बदस्तूर खस्ता हाली का शिकार है। सवाल ये पैदा होता है कि इन नालों पर जो तजावुज़ात हैं, जो आप उनको अल्टरनेट देने की बात कर रहे हैं या मंथली रेंट देने की बात कर रहे हैं, ये उन लोगों को दिया जा रहा है जिनको बाकायदा लीज़ दी गई थी। इनकी जो अराजी, इनकी जो प्रॉपर्टी थी, इनके जो मकानात थे, फैक्ट्रियाँ या कुछ भी था, उस पर जो लीज़ दी गई थी, वो लीज़ देने वाले आज भी अफसरान जो है वो कानून की गिरफ्त से या किसी भी एहतसाबी अमल से दूर हैं। सबसे पहला इक़दाम जो है, जो इसमें खामी हमें दिखाई देती है, वो ये है कि इन लोगों को आबाद करने वाले सरकारी माफिया कहूँगा मैं तो, कि उन माफिया तर्ज के अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जब आपके इल्म में है कि नाले से इतने एरिया पर जो है वो लीज़ नहीं देनी है और लीज़ दे दी गई, तो उन लीज़ देने वाले अफसरान से पूछ-गुछ क्यों नहीं की जा रही, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि आप ये जो मुतबादिल दे रहे हैं, ये मुतबादिल आप कोशिश ये करें, हुकूमत की कोशिश ये होनी चाहिए कि सिर्फ उन लोगों को जिनको सरकारी इदारों की जानिब से लीज़ मिली थी। अगर आपने काबज़ीन को, हर कब्ज़ा करने वाले को मुतबादिल और माहाना जो है वो रकम देने का सिलसिला शुरू किया, तो हमने माजी में भी ये देखा कि अचानक रातों रात जो है कई मुतासरीन ऐसे सामने आ जाते हैं। लियारी एक्सप्रेसवे की मिसाल आपके सामने है, बोगस मुतासरीन सामने आ जाते हैं। वो सरकारी अफसरान की शय पर भी ऐसा काम होता है, जबकि जो माफिया तर्ज के लोग हैं वो भी क्लेम कर देते हैं और हुकूमत पर बोझ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो मंसूबे शुरू करने जाती है हुकूमत, उन मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने में न सिर्फ कि ताख़ीर होती है, बल्कि कई मंसूबे जो है वो अपने अंजाम तक पहुँच ही नहीं पाते। सही। और रिजवान साहब, जैसा आपने कहा कि बोझ बढ़ जाता है हुकूमत पे, तो ये भी बोझ भी बढ़ा है।
गुज्जर नाले पे 344 घर थे जो कि बसे हुए थे, और औरंगी नाले पे 60 घर और 6 फैक्ट्रियां जो है वो मुतासिर हुई हैं। अब आप 344 60 को प्लस कर दें तो ये तो एक तरह से नुकसान ही है ना हुकूमत का भी, कि आप पहले वो एक जगह जो कि गैर कानूनी है, जहाँ पे अलाउ ही नहीं है, वहाँ पर पहले इमारत बन जाती हैं, घर बन जाते हैं, लोग उसमें आबाद हो जाते हैं, फिर 10-10 20-20 साल तक वहाँ रहने लगते हैं, तब किसी को नहीं पता लगता। जब हम उसकी सिंध जो बिल्डिंग अथॉरिटी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात करें तो वहाँ के लोग ही हैं जो ज़ाहिर है इनको अलाउ करते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उन लोगों के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और क्या ये ऑल्टरनेट दे देना यही इसका सलूशन है? ये तो एक तरह से आप पहले घर बनाएं, वो उसके पैसे अलग वेस्ट हो, फिर उसको तोड़ें, फिर उनको पैसे दें, ये तो अपना ही नुकसान कर रही है। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया जैसे कि ये आप दें, मुतबादिल भी दें और उनकी इमदाद भी करें, लेकिन उन लोगों को जो कि हुकूमत सिंध के या सरकारी अफसरान की नाअहली की वजह से लीज़ हासिल कर चुके थे, उनको आप दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आती है, क्योंकि आम आदमी को ये फहम नहीं होता, ये मालूमात नहीं होती कि जिस जगह पे मैं मकान ले रहा हूँ यहाँ पे जो लीज मुझे दी जा रही है वो बोगस है। तो सर वही ना, जज से पकड़ना मेरे ख्याल है लाजमी है, जो ऐसी काली भीड़ें मौजूद हैं उनको पकड़ा जाए ताकि आगे ये काम ना हो, और इस तरह से जो लोग हैं अवाम भी ज़ाहिर मुतासरीन अब बेघर हो गए हैं। 15,000 रुपये उनको कहा जा रहा है कि दिए जाएंगे, और यूनिट्स जब तक नहीं बनते तब तक 15,000 रुपये, तो ये काफ़ी होंगे आपके ख्याल में? देखिए ज़रा ना होने से कुछ होना बेहतर है। बहरहाल इस महंगाई के दौर में 15,000 रुपये कोई मायने तो नहीं रखता, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ दादरसी होगी। बात असल में वहीं आ जाती है कि देखें, कब्ज़ा माफिया की हौसला शकनी करने के इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होने की ज़रूरत है। देखिए यूसुफ गोट जो है वो डूबा बारिशों में एक मरतबा, फिर हालांकि इस मरतबा जो मानसून का स्पेल था वो मुख्तलिफ स्पेल जो आए उसमें इतनी बारिश नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उसके बावजूद जो है यूसुफ गोट का इलाका, सज्जानी के मुख्तलिफ इलाके जो है वो डिस्टर्ब हुए। जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि उनका जो बरसाती नाला है, जो कि न्यू कराची सिंधी होटल और 5 नंबर के जो बरसाती नाला है वहाँ से गुजरता है, उस बरसाती नाले पर शॉप्स कायम हैं, उस पर तजावज़ात कायम हैं, जिसकी वजह से नालों की प्रॉपर सफाई नहीं हुई और जिसके नतीजे में जो है यूसुफ गोट पूरा डूब गया। तो कहने का मकसद ये है कि इन जो काबजीन हैं अगर इनकी हौसला शकनी की जाए, साबिक डिप्टी कमिश्नर थे फरीद, उनकी निगरानी में गुज्जर नाले पे जब फर्स्ट टाइम ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था तो उनसे मैंने सवाल किया था कि ये जो मुतासरीन हैं, क्या इन मुतासरीन को आप मुतबादिल देंगे, इनकी कोई दादरसी की जाएगी? और इन मुतासरीन का ये भी शिकवा है कि इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। बहुत अच्छी बात उन्होंने की थी। उनका ये कहना था कि देखें, जो कब्ज़ा माफिया है उसको किस बात का नोटिस दिया जाए, कानूनी उसकी हैसियत कोई नहीं होती और ना ही उसको कोई मुतबादिल दिया जा सकता है। तो ऐसे काबजीन जिनके पास लीज़ नहीं है उनको मुतबादिल देना और उनकी जो है दारदर्शी करना, ये तो अपनी पीठ में ही छुरा घोंपने के बिल्कुल उनको तो, और उनकी मतलब उनको हौसला शिकनी करनी चाहिए ताकि वो आइंदा इस तरह का काम ना कर सकें। चलेंगे अपनी अगली खबर की जानिब। इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से जो नताइज थे स्टूडेंट्स के, जो एग्ज़ाम्स हुए उसके नताइज ताख़ीर का शिकार हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक नताइज का ऐलान 20 से 30 सितंबर के दरमियान करना था, लेकिन बोर्ड जो इंतज़ामिया है वो वक्त पर नताइज का ऐलान नहीं कर सकी। आखिर इसकी वजह क्या है जानते हैं रिजवान साहब। आजकल सारे स्टूडेंट जो हैं वो परेशान हैं, कई मेडिकल तलबा और तलबात जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, फिर इमीडिएट के भी नताइज सामने नहीं आ रहे। क्या वजह है, क्यों देर क्यों हो रही है इसमें? अच्छा देखें, ये हालिया अगर मामले की बात की जाए तो इसका जो बड़ा आसान ब्यूरोक्रेसी ने हल ढूंढा हुआ है कि जी कोविड की वजह से मामला डिस्टर्ब। अच्छा, हर चीज़ कोविड पर डाल दो। बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें और गुज़िश्ता चंद सालों की सूरत हाल देखें तो हर मरतबा तकरीबन यही होता है। यहाँ पर थोड़ा सा हुकूमत सिंध को बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है। जिस तरह वज़ीर आला साहब ने डिस्ट्रिक्ट हुकूमतों में अपने स्पेशल असिस्टेंट मुकर्रर किए हैं, इसी तरह एक मॉनिटरिंग कमेटियाँ जो हैं वो तश्कील देने की ज़रूरत है हर शोबे में, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिल्कुल काम ना करने की उसने कसम खा रखी है।
और जो काम होते भी हैं तो वो जिस तरह के आपने बताया कि ये मामला भी ताख़ीर का शिकार हुआ, इस तरह न सिर्फ कि ताख़ीर होती है बल्कि अगर तामीराती मंसूबों की हम बात करें तो उसमें लागत बढ़ जाती हैं और सारा बोझ जो है आवाम के ऊपर जो है वो टैक्सों की सूरत में उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इस मसले के हल के लिए, तदारुक के लिए और मुस्तकबिल में ऐसे मामलात ना हो, इसके लिए हुकूमत सिंध को चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी पर चेक एंड बैलेंस का जो है वो निज़ाम मुतारिफ़ कराया जाए, जिसे नौकर पे चाकर कहा जाता है। तो इस तरह मामला जो है वो कम से कम ये होगा कि वो ब्यूरोक्रेसी जो कि काम नहीं करना चाहती या कामचोर है, उनको एक्टिव किया जा सकता है। सही। अच्छा, आपने सर कहा सिंध हुकूमत का भी इसमें एक तरह से नाअहली कह लें आप, क्योंकि आज जब भी हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की या कॉलेजेस की तो उनका बुरा ही हाल है। अब ये तो एग्ज़ाम्स की बात हुई कि एग्ज़ाम्स में ताख़ीर हो रही है, लेकिन अभी एक सर्वे भी हुआ जिसके मुताबिक बताया गया कि इतने स्कूल्स मौजूद हैं सिंध में, इतनी बिल्डिंग्स हैं जो कि बड़ी तादाद है। मुझे एग्जैक्ट फिगर अभी याद नहीं है, लेकिन आप से मैं जानना चाहूँगी, उसके बावजूद हम देखते हैं कि तालीम उस हिसाब से बच्चे हासिल नहीं कर पा रहे जो उनका बुनियादी हक़ है। देखिए, इसमें भी बात वही आ जाती है कि एक मुंतखब नुमाइंदा जब आता है तो वो 5 साल के लिए आता है और 5 साल के बाद उसको ये बात जहन में होती है कि मुझे फिर अवाम में जाना है, अपनी कारकर्दगी बतानी है कि मैंने 5 साल में क्या किया और मुझे अगले 5 साल के लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और चलेंगे अपनी अगली खबर की जानिब और बात करेंगे बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल NICH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के हवाले से, जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बच्चों का, जहां पर 500 बेड पर मुश्तमिल ये हॉस्पिटल है। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कि सिर्फ 17 वेंटिलेटर्स और 25 इंक्यूबेटर्स की सहूलत वहां पर मुयसर है। 3 साल से वहां पर MRI मशीन जो है वो इंस्टॉल होनी थी, जो कि अभी तक नहीं हो सकी। इसके अलावा अद्वियात की अगर बात की जाए तो अद्वियात का भी बहरान है। बच्चों की सेहत से खेलना एक बड़ा ही अफसोस कुन वाक़या है कि 73 सालों में हम आवाम को जो बुनियादी सहूलतें हैं, सेहत की, तालीम की, साफ़ पानी की, वो देने से अगर महरूम है हुकूमत, तो हम मज़ीद उनसे क्या डिमांड कर सकते हैं। जी रिजवान साहब, सबसे बड़ा हॉस्पिटल NICH, बेसिक जो सहूलतें हैं, इंक्यूबेटर्स, वो भी बहुत कम है, अद्वियात का बहरान है। MRI मशीन्स की बात की जाए तो वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों का, जब बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत सारी न्यू बॉर्न जो बच्चे होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। बाज़ औक़ात कई दिन, महीने इंक्यूबेटर्स में रहना पड़ता है। क्या कहेंगे ये कि किसकी नाअहली है, कौन जिम्मेदार है इसका? अच्छा, देखें, इस हॉस्पिटल की जो आप बात कर रही हैं, ये जो मामलात आपने उजागर किए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इस हॉस्पिटल के बारे में मुताद्दिद मरतबा स्कैंडल्स बाकायदा सामने आ चुके हैं, जिसमें अद्वियात को जो है वो ओपन मार्केट में सेल कर देना, करप्शन के हवाले से। उसके अलावा यहाँ पर एक माफिया भी जो है वो मंजर आम पर आई थी, जो कि परेशान हाल वालिदैन को अपने बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र करने के हवाले से काम करती थी और वहाँ से अपना कमीशन वसूल करती थी। बहरहाल जो यहाँ पे ज़िम्मेदारान हैं, जो तैनात हैं, उनके हवाले से भी है कि वो अदालती अहकामात के बरखिलाफ़ तैनात हैं। इस सारे सिनेरियो में अगर आप देखें तो जो सेहत का शोबा है वो बहुत उस पर काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे अगर मिनी पाकिस्तान कराची की बात की जाए तो यहाँ पर हमारी जो सेहत के माहिरीन हैं उनसे बात हुई थी। उनका कहना ये था कि मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ में जो हालात और वाक़यात हैं शहर के, गंदगी ग़लाज़त में इजाफ़ा है। इसके अलावा RO प्लांट्स जो हैं वो चल रहे हैं शहर में, जो कि ज़ेर ज़मीन पानी फ़राहम कर रहे हैं। ज़ेर ज़मीन पानी इंतहाई ख़तरनाक है। जो माहिरीन सेहत हैं उनका कहना ये कि 70% जो अमराज हैं उसकी बुनियादी वजह जो है आलूदा पानी के इस्तेमाल की वजह से। तो डिजीज़ बढ़ रही है, लेकिन जो अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि बिल्कुल सही आपने कहा रिजवान साहब के जिस हिसाब से हम देख रहे हैं बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन उस हिसाब से जो हॉस्पिटल्स हैं वो मौजूद नहीं है, जियात हैं हॉस्पिटल्स में वो मौजूद नहीं है। तो महकमा सेहत सिंध को फौरी तौर पर इसको देखना चाहिए, या वफाक को, क्योंकि ये हुकूमत की ही जिम्मेदारी है कि वो आवाम को बुनियादी सेहत की सहूलियात फराहम करे। चलेंगे अपनी अगली खबर की जानिब। एशिया की तारीखी और सबसे बड़ी कबाड़ी मार्केट की अगर बात की जाए, जहां पर मेरे ख्याल है सुई से लेकर जहाज़ तक का सामान मिलता है, वो बहुत ही बुरे हाल में है और बल्दियाती मसाइल का शिकार है। इस हवाले से बात करेंगे। जी सर, ताजिर आवाम दोनों ही परेशान हैं।
अच्छा, इत्तफाक की बात है कि इस स्टोरी पे मैंने गुज़िश्ता रोज़ी का बताता चलूँ आपको कि ये जो शेरशाह की कबाड़ी मार्केट है, एक तो ये तारीख़ी अहमियत की हामिल मार्केट है। इसके साथ साथ इस मार्केट की अहमियत ये है कि ये ना सिर्फ आम आवाम को बल्कि जो हमारी सनतें हैं, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, उनके लिए भी बैकबोन का किरदार अदा करती हैं। वो मशीनरी जो कि इंपोर्ट करने में ख़तीर सरमाया खर्च होता है, यहाँ इस कबाड़ी मार्केट से अर्ज़ा नरखों पर वो चीज़ें मिल जाती हैं आम आवाम को भी और फैक्ट्री मालिकान को भी। इस की बात की जाए तो इसमें तकरीबन 4000 से ज़ायद जो है वो शॉप्स हैं और तकरीबन इतनी ही जो गोदाम हैं और वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वो मौजूद हैं। लाखों लोगों का यहाँ से रोज़गार है और अरबों रुपए सालाना जो है मुख्तलिफ मद में वफाक को और सूबाई हुकूमतों को यहाँ के जो ताजिर हैं वो टैक्स अदा करते हैं। इसका जो दायरा कार है, इस मार्केट की अहमियत ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान भर के लोग जो है सनतकार हों या ताजिर हों वो यहाँ से ख़रीदारी करते हैं, बल्कि बैरून मुल्क से भी जो है यहाँ पे ख़रीदार आते हैं और यहाँ से जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ें हासिल करते हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में इसका जो है ये वाक़या है शेरशाह की कबाड़ी मार्केट। इसके 4 मरकज़ी रास्ते हैं, 4 शाहराहें हैं और उन शाहराहों की सूरत हाल ये है कि वो वहाँ से गुज़रना जो है वो महल बना हुआ है। अच्छा, ये चूँकि एक सनती इलाके को से जो है वो लिंक ज़्यादा करती है, तो यहाँ पे लोडिंग गाड़ियों का जो है वो आमदोरफ़्त ज़्यादा रहती है। और इसके साथ साथ इस शेरशाह कबाड़ी मार्केट के इतराफ़ जो है वो जो आबादियाँ हैं वो भी तारीख़ी पुरानी आबादियाँ हैं। उनके मकीन हों या ये ट्रांसपोर्टर्स हों या ये ख़ुद दुकानदार हों, इनकी अपनी आमदोरफ़्त जो है वो तकरीबन नो गो एरिया में तब्दील दिखाई देती है। बड़ी गाड़ी को वहाँ से गुजारना और यूँ समझ लें कि मौत के मुंह में गाड़ी चलाने के मुतरादिफ है। हमने यहाँ तक सूरत हाल देखी कि कई गाड़ियाँ हमारी कवरेज के दौरान ही जो है वो उलट गईं, लोग गिरे, ज़ख्मी हुए। इस सारी सूरत हाल की वजह जो वहाँ पे जो कबाड़ी मार्केट के एसोसिएशन है उनके जाहिद साहब, उनसे हमारी बात हुई, उनके सदर हैं जी। उनका कहना ये था कि मुशर्रफ साहब के दौर में जो है इनकी शाहराएँ जो हैं वो 4 शाहराहों की तामीर हुई थी 2005 में। उसके बाद ना इन शाहराहों की मेंटेनेंस हुई, ना इन शाहराहों पर जो है किसी किस्म की कोई देखभाल की गई, बल्कि इतराफ़ में जो नाले हैं इन शाहराहों से जो साइड एरिया से आ रहे हैं जिसमें जहरीला और केमिकल ज़्यादा पानी होता है, उन नाले की भी सूरत हाल इंतहाई खस्ता हाल है। और जब बारिशें होती हैं तो वो तमाम पानी निकल कर उन शाहराहों पर आ जाता है। अब सूरत हाल ये है कि वो शाहराएँ पहले ही गढ़ों का शिकार थीं, जब ये नाले उबले तो अब वो एक गंदे तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और गाड़ियाँ उनमें जो है वो डूबती हुई वहाँ से गुजरने पर मजबूर हैं। जी, अच्छा, खूनी हादसात भी जन्म ले रहे हैं और लोग अपनी जान भी ज़ाया कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो कारोबारी तबका है, जिनका कहना ये है कि कोविड की साल में उनका कारोबार जो है वो निफ्स रह गया था। मज़ीद जो कसर है वो इस गंदगी ने खिलाजत ने पूरी कर दी है और वो फौरी तौर पे हुकूमत से जो है तवज्जो के ताल्लुक। बिल्कुल, एक तारीख़ी मार्केट और आपकी एशिया की सबसे बड़ी तारीख़ी मार्केट जिसका ये हाल है। आपने बताया 2005 में इसकी लास्ट जो है मेंटेनेंस वगैरह की गई थी। 16 साल तकरीबन गुजर गए, कोई मेंटेनेंस मुरम्मत नहीं की गई सड़कों की, जिसकी वजह से इसका तबाह हाल है। बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान साहब आपका, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आज हमने बहुत सारी मालूमात आपसे हासिल की। बढ़ेंगे अपनी अगली जो टॉपिक्स हैं, डिस्कशन टॉपिक्स की तरफ, जो कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करते हैं और इसमें हम बात करेंगे कि PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ख़िलाफ़ यंग डॉक्टर्स और तलबा जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो दोनों ही एहतजाज कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए City at 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं City at 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। चलेंगे अपनी अगली खबर की जानिब। PMC के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ख़िलाफ़ हमने देखा कि दोनों ही एहतजाज कर रहे हैं। एक तरफ तलबा मेडिकल स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद जो कि एहतजाज कर रही है एंट्री टेस्ट के हवाले से कि मेडिकल एडमिशन टेस्ट दोबारा लिया जाए, फिज़िकली उसका दोबारा इनेकाद किया जाए। और हमने देखा कि एक बड़ी तादाद जो है वो सिंध हाई कोर्ट पहुँच गई तलबा की। और अब हमने देखा कि यंग डॉक्टर्स भी एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो है NLET
NLE उसको ख़त्म किया जाए। इस हवाले से कराची समेत मुल्क भर में उनका एहतजाज जारी है। बात करेंगे, हमारे इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर सुल्तान, जो कि चेयरमैन हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन सिंध के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू सर, ये बताइए कि ये जो एक तरफ तो मेडिकल स्टूडेंट्स का एहतजाज जारी है, वो एक अलग मामला है, लेकिन यंग डॉक्टर्स भी एहतजाज कर रहे हैं और कल उनकी जानिब से यौम सियाह मनाया गया और धमकी भी दी जा रही है कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो सिंध भर की कराची समेत जितनी भी OPDs हैं उसका भी बायकॉट किया जाएगा। क्या मामलात हैं सर, क्या एहतजाज है, इस हवाले से हमें बताइए। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने जो मसला हाईलाइट किया इसमें देखिए हम PMC की बनने की मुखालफत हम इसीलिए कर रहे थे कि इनकी जो आगे इक़दाम हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अनफ्रेंडली हैं। इंटर के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट जो आगे चल के MBBS में एडमिशन लेते हैं, उनके लिए भी आपने देखा कि उन्होंने MD-CAT का एक टेस्ट इस तरीके से लिया कि 1.5 लाख बच्चे और 3 लाख उनके पेरेंट्स जो हैं वो सख्त से सख्त स्ट्रेस में इस वक्त मौजूद हैं। आपने 30 दिन MD-CAT मुसलसल कंडक्ट किया, आपने यूनिफॉर्म सिलेबस जो है पूरे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं कराया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, फिर आपने यूनिफॉर्म टेस्ट कैसे कंडक्ट कर लिया, सिंध टेक्स्ट बुक कोड अलग है, पंजाब अलग है, फेडरल अलग है, फिर इनके मसाइल सामने आए, फिर आप 30 दिन मुसलसल कंडक्ट करते रहे, जो फर्स्ट में बच्चे अपीयर हुए उनके लिए मुश्किल MCQs थे, फिर MCQs रिपीट होते रहे, तो आपने जज किया लोगों को, आपको पहले यूनिफॉर्म सिलेबस करना चाहिए था, फिर एक सिलेबस के तहत एक दिन पूरे पाकिस्तान में एक ही टेस्ट कंडक्ट होता, उसकी कार्बन कॉपी की जाती और फिर आप जज करते कि यार ये बच्चे जो है वो टॉपर हैं। फिर उसके बाद दूसरा आपने NLE नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम जो है वो कंडक्ट करने का कहा। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे डॉक्टर्स निकले जिनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और वो पेशेंट केयर कर सकें, तो आपकी जो लाएअमल है, आपकी जो प्लानिंग है वो डॉक्टर फ्रेंडली नहीं है, अब वो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। आप समझते हैं कि फाइनल ईयर MBBS के एग्जाम यूनिफॉर्म कंडक्ट कर लें जैसे आप MD-CAT कंडक्ट कर रहे हैं, आप उसमें देखें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मेडिसिन, गायनी, पीड्स, तो आप पूरे पाकिस्तान में एक कॉमन टेस्ट लें फाइनल ईयर MBBS का, जो कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के जो मेडिकल स्टूडेंट्स है वो पास करें और अपनी हाउस जॉब करें। आप कहते हैं कि फाइनल ईयर के यानी फर्स्ट ईयर MBBS के एग्जाम पास करें, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, और उसके बाद 6 महीने मजीद जाया करें NLE पर, 15,000 रुपए फीस दें और फिर 6 मंथ की मजीद स्ट्रेस दें, एक और बर्डन आप उस पर डाल दें। मतलब आप लेकिन अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप टेस्ट मुसलसल देते हुए आ रहे हैं और अगर लगता है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कमीशन को कि ये टेस्ट होना चाहिए, तो इसमें हर्ज क्या है कि भागना कैसा है? अगर है तो दे दें टेस्ट, ये तो कोई अच्छी बात है अगर कोई टेस्ट हो रहे हैं। का जो उन्होंने एक टेस्ट वो पता क्या वो कह रहे हैं कि आप जो मर्जी पढ़े 5 साल, आपकी फैकल्टी 0 हो, आप फैकल्टी का चेक ना हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट के पेपर्स पता ना हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की उनको परवाह नहीं है, वो कर बस एक टेस्ट देते हैं। कहते हैं कि सिस्टम को बेहतर करें, आप अपनी फैकल्टी को मजबूत करें, आप उन पे चेक अच्छा रखें मेडिकल कॉलेजेस में, और फिर आप फाइनल ईयर का एग्जाम यूनिफॉर्म लें। आप क्यों 6 मंथ जाया करना चाह रहे हैं? मैं आपसे कहूं कि आपने बैचलर कर लिया, BSc कर लिया, आपने 4 साल पढ़ लिया, 6 मंथ जाया तो नहीं, हम इसको ऐसा कहेंगे क्योंकि हम बाहर भी देखते हैं तो मेडिकल की जो पढ़ाई है वो बहुत सारे साल लेती है, हमारे मुल्क में तो बनिस्बत फिर भी कम है। तो अगर इससे आपको नहीं लगता कि और ज्यादा बेहतरी आएगी? क्योंकि डॉक्टर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको दूसरा इंसान आपको अपनी जिंदगी, सेहत आपके हवाले करता है, और अगर ये टेस्ट हो जाता है तो मेरे इतना शोर शराबा क्यों है? मैं कह रहा हूँ कि सारे 5 ईयर MBBS खत्म कर दें, टेस्ट रख लें सिर्फ। हम तो ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर करें। आप चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म और अच्छे डॉक्टर्स निकले, तो फाइनल का MBBS जो एग्जाम है, जो एग्जिट एग्जाम, वो पूरे पाकिस्तान का सेम कर ले। हम तो ये भी आपको कह रहे हैं, हम आपको अल्टरनेट दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम निजाम नहीं है, हम आपको उससे बेहतर चीज बता रहे हैं जिससे मेडिकल स्टूडेंट्स का टाइम बचेगा और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर होगी। आप यूएस असेंबली की बात करते हैं, यूएस असेंबली कहता है कि थर्ड ईयर MBBS से आप स्टेप 1 दे दें, उसके बाद फाइनल ईयर स्टेप 2 दे दें। वो बाउंड नहीं करते कि फाइनल ईयर के बाद 6 मंथ में देना है, वो पहले ही ले लेते हैं। उनका सिलेबस तयशुदा है, उनकी बुक्स तयशुदा है, उनके MCQs का पैटर्न है, उनका स्टैंडर्ड एक इक्वल स्टैंडर्ड के मुताबिक वो मेडिकल स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं और फिर आगे लेके जाते हैं। वो एग्जिट एग्जाम नहीं है, वो पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम है। यानी आपने MBBS कर ली, आप अपने यूएस असेंबली कर, आप जो है वो स्पेशलाइजेशन के प्रोग्राम में एनरोल हो जाएंगे। NLE इज नॉट अ पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम, उसके बाद उनको कोई बेनिफिट्स नहीं है।
मतलब कहने की बात यह है आप अच्छा ठीक है सर, अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं हुए, यंग डॉक्टर्स जो एहतजाज कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि जो ओपीडीज हैं उनका भी बायकॉट किया जाएगा, उनको भी बंद कर दिया जाएगा, तो ये अमल ठीक है आपको लगता है? क्योंकि इससे जो आवाम है जो कि जिसको बर वक्त इलाज की ज़रूरत है, तो वो उससे नुकसान होगा काफ़ी, आपको नहीं लगता? देखिए, पहले तो मैं पिछली बात पूरी करूं कि मुझे ये बताएं कि एडवोकेट या जज पास होते हैं, क्या उनका एग्जाम रखा जाता है? आपने बैचलर किया मीडिया उसमें या मास्टर किया, उसके बाद एग्जिट एग्जाम रखा जाता है? ये सिर्फ डॉक्टरों पे इनको नजर आ रहा है एग्जिट एग्जाम? आप उनका सिलेबस यूनिफॉर्म क्यों नहीं करते? आप उनका जो है फाइनली का एग्जाम यूनिफॉर्म कंडक्ट क्यों नहीं करते? आप सिर्फ आपको डॉक्टर नजर आते हैं, और डॉक्टर के ऊपर आपने एडवोकेट, अली रजा एडवोकेट को आपने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया पीएमसी का, वो रेगुलेट करेंगे डॉक्टर्स को। आप अच्छा पे डॉक्टर एहतियाज करने जाते हैं, उनको मारते हैं ये लोग। आपको पता है कि 400 डॉक्टर गिरफ्तार किए उन्होंने इस्लामाबाद में। हमारा एहतियाज था कि उन डॉक्टरों को एहतियाज तो करने दें कम से कम, कि आपकी पॉलिसी गलत है, आपकी पॉलिसी उस बुनियाद पे हम एहतजाज करना या अपने मुतालबात रखना तो हर इंसान का हक है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा सर, मैंने आपसे ये पूछा था उमर सुल्तान साहब कि अगर आपके मुतालबात ना माने गए तो नेक्स्ट लाहे अमल क्या होगा, क्या करेंगे आप लोग? ओपीडीज बंद कर देंगे? जिनमें जो है प्रोटेस्ट किया है, ब्लैक डे ऑब्जर्व किया है। हम नहीं चाहते कि हम ओपीडीज का बाइकआउट करें, पेशेंट सफर करें। दूर दराज इलाके से पेशेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन हालत मजबूरी हमारे डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, हमारे डॉक्टर को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे मुतालबात नहीं सुने जा रहे, ना ही माने जा रहे हैं। सर डॉक्टर नौशेरा बरकी और अली रजा एडवोकेट की हालत मजबूरी हम ये स्टेप उठाने में मजबूर होंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम ऐसा करें। लेकिन सर, अगर आप लोग ऐसा स्टेप उठाते हैं और ओपीडीज बंद करते हैं कि वो मरीज जिनको इलाज की ज़रूरत होगी और खुदा ना खास्ता उनको नहीं इलाज मिला, तो वो तो मज़ीद नुकसान हो सकता है। तो आप डॉक्टर्स तो मसीहा होते हैं, तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो बीमार हैं, जो परेशान होकर आप लोगों के पास आते हैं, तो उनका आपने कुछ सोचा है? हमने हमेशा देखे इमरजेंसी कभी बंद नहीं की। ऐसे जो कि जिनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, इमरजेंसी के अंदर हम उनको ट्रीट करते हैं, हमारे ओपन होते हैं, हम एडमिट भी करते हैं और अपने वार्ड में ड्यूटी भी सर अंजाम देते हैं। हम जस्ट सिर्फ एक ओपीडी का बाइकआउट करते हैं ताकि हमारा प्रोटेस्ट जो है वो एकामे वाला तक जा सके। इमरजेंसीज और वार्ड हमेशा बहाल रहे। ठीक है, तो सही। अगर आपका ये मुतालबात पूरे नहीं होते तो आप कहा जा रहा है कि ओपीडीज बंद कर दी जाएंगी, लेकिन ये भी ठीक बात है कि जो बर वक्त जिनको इलाज की ज़रूरत होती है, एमरजेंसीज उनके लिए खुली हैं। उसके अलावा सर आप मुझे बताइए कि जो एहतजाज है वो कराची में इम्तहानात का हमने देखा, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि इससे पहले भी एहतजाज होते रहे किसी और वजह से, ये तो एक इम्तिहान की वजह से है, तो हमेशा ही एहतजाज करती है, यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे होते हैं, तो हमेशा आपके मुतालबात पूरे नहीं हुए होते क्या? देखिए, हम तो अभी देखें आपके सामने, हम इसका बाइकआउट नहीं किया, आज तीसरा दिन है, लेकिन कोई बात ही नहीं सुनी जा रही। अब जब हम ओपीडीज का बाइकआउट करेंगे तो फिर फौरन मसले सॉल्व कर देते हैं। हम तो चाह रहे हैं कि बगैर ओपीडीज के बाइकआउट के, बगैर एहतजाज के चीजें स्मूथली सॉल्व होनी चाहिए। हम वाइड की हमेशा से कोशिश ये रही है कि वो कभी भी ओपीडीज का बाइकआउट ना करे, कभी भी पेशेंट सफर ना करें, लेकिन जब बात ही नहीं सुनी जाए, जब मुतालबात ही ना माने जाए और ऊपर हमारे जो वाइड पंजाब, वाइड केपी के, वाइड इस्लामाबाद, गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों को मारा जाए पीएमसी के सामने, हम सब वाइड जो है वो वाइड पाकिस्तान के अंदर हम सब मर्ज हैं और सब जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर उनको गिरफ्तार किया जाए तो हम एहतजाजन जो है वो बाइकआउट की तरफ जाते हैं हालत मजबूरी, लेकिन हमारी ये इंटेंशन कभी भी नहीं रही कि हम पेशेंट को सफर करें। तो सर ये मुझे बताइए कि कोई ऐसा पीएमसी में हुकाम जिनसे आप बैठकर मुज़ाकरात करें और ये मामला सेटल हो सके, बजाय इसके कि एहतजाज किया जाए, तो कोई बातचीत का सिलसिला नहीं हो पा रहा कि बैठकर मुज़ाकरात करें और ये मामला जो है वो बेहतर हो सके? असल में मसला ये है कि जो लोग सामने बैठे हुए हैं पीएमसी के, वो पीएमसी को गवर्न नहीं कर रहे। डॉक्टर नौशेरा बरकी हैं जो इमरान खान की कजन है, वो अमेरिका में बैठे, वो जो है क्या कहते हैं अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करवाते हैं डॉक्टर अशरफ तकी और अली रजा एडवोकेट के थ्रू। ये लोग तो बेचारे खुद मजबूरी में, मतलब पीएमसी को जो गवर्न कर रहे हैं वो लोग पीएमसी के जो सामने ओहदेदार हैं वो नहीं है। एक्चुअल जो बंदा पीएमसी को गवर्न कर रहा है वो डॉक्टर नौशेरा बरकी साहब जो कि इमरान खान के कजन है। तो मसला ये है कि जो चीजें रन करने वाले हैं वो बिहाइंड द सीन है और जो फ्रंट सीन पर उनके पास अख्तियारात नहीं है कि वो हमसे मुज़ाकरात कर सकें या कोई कंक्रीट सोल्यूशन दे सकें। तो ये बहुत बड़ा इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
ठीक है। तो उमर सुल्तान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत को या जो इदारे हैं, जो आला हुकाम है, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्या आप लोग के जो एहतजाज है वो क्या है, उस हवाले से आप दे सकते हैं? कि मैं इमरान खान साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर नशीरा बकी की जो ब्रीफिंग है उसमें ना आए, आप खुद पीएमसी के को देखें। आपने जिन लोगों को बिठाया हुआ है, जिनकी बातें मान रहे हैं, वो गलत ब्रीफिंग देते हैं, जिसकी वजह से पीएमसी तबाही के दहाने पर है। वो मेडिकल एजुकेशन को बिल्कुल एक तबाही के दहाने पर ले गए हैं। जो टीचर है हमारा मेडिकल स्टूडेंट जिन्होंने आपकी MD कैड किया, वो सफर कर रहे हैं। मैं पर्सनली एक स्टूडेंट को जानता हूँ जिसकी 91% है, वो इंट्री टेस्ट में फेल हो गई है। और एक को मैं जानता हूँ उनके वाले साहब को हार्ट अटैक हुआ है और उनको स्टेंटिंग हुई है, या हमारी सोसाइटी में रहता है। तो कहने की बात यह है कि आप इंटरफेयर करें इसमें, दोबारा PMDC को बहाल करें। जो इस्लाहात बानी है PMDC के नाम के अंदर लेके आए। जो NLE का एग्जाम है उसको ओमिट करके आप फाइनली का MBBS का एग्जाम पूरे पाकिस्तान में यूनिफॉर्म करें। अगर आप मेडिकल एजुकेशन को बेहतर करना चाहते हैं तो फैकल्टी को बेहतर करें। प्रोफेसर, एसोसिएट और सिस्टम की जो तादाद है बेसिक साइंसेज में, क्लिनिकल साइंसेज में, उनको आप बेहतर करें। आप बेहतरी की तरफ तो जाते नहीं है। आपका एजेंडा क्या होता है? बिजनेस माइंड एजेंडा लेके आपके जो लोग हैं वो आए हुए हैं कि प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन की तरफ लेके जाना है, फीसिस बढ़ानी है, इन पर बर्डन डालना है, नए टेस्ट की फीस का बर्डन डालना है, इनके टाइम वेस्ट करना है, जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम करनी है। मतलब ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया उमर सुल्तान साहब, आपका आपने वक्त दिया और जितने आपके मुतालबात थे वो हमने सुने। लेकिन हमारा यहाँ पे आपसे भी एक मुतालबा, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी थोड़ी सी इसमें नरमी बरत, क्योंकि OPDs का अगर बाइकआउट कर दिया जाएगा तो वो मरीज जो बेचारे रोज़ाना की बेसिस पे OPDs में आते हैं, कई ऐसे मरीज़ हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोगों को भी थोड़ी सी लचक पैदा करने की ज़रूरत है। मज़ीद बात करेंगे, चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, कराची टैलेंट की तरफ। और उसके अलावा आपके जो सेहत से मुतालिक हम एक सेगमेंट है हमारा, उसमें हम आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है और वर्जिश किस तरीके से आप कर सकते हैं, कैसे अपने आप को आप फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद तो मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब जो कि जुड़ा हुआ है आपकी हेल्थ से, जिसमें हम बात करते हैं आपकी सेहत से मुतालिक। तो आज हम आपको बताएंगे बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है। अगर हम अपने लोगों की बात की जाए तो यहाँ पर यूजुअली लोग एक्सरसाइज नहीं करते, और एक्सरसाइज करते भी हैं तो वो लोग करते हैं जिनका ख्याल होता है कि हम वेट को रिड्यूस कर सकें, या फिर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं। उसके अलावा पतले लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज क्यों करें भाई, हम क्यों वर्जिश करें, हमारा तो वज़न ऑलरेडी कम है। या हम आसपास भी लोगों को देखते हैं, अगर कोई पतला इंसान या फिट इंसान एक्सरसाइज कर रहा है तो वो कहते हैं तुम्हें क्या ज़रूरत है एक्सरसाइज की। या फिर वो लोग एक्सरसाइज करते हैं जब उन्हें खुदा न खासा कोई बीमारी, कोई डिजीज़ डायग्नोस हो जाती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट रिलेटेड डिजीज़। उसके बाद उनको ख्याल आता है, क्योंकि डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि 15-20 मिनट आप वॉक करें, वर्जिश करें। लेकिन आपको बताएंगे कि वर्जिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आपके लिए नींद ज़रूरी है, वैसे ही चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा, सबके लिए ज़रूरी है। तो किस तरह से करनी चाहिए वर्जिश और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको मद्देनजर चाहिए, ये हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में योगी वजाहत ने, जो कि हेल्थ और फिटनेस एक्सपर्ट हैं और योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा एहसान, फर्स्ट क्लास। ठीक, तो सबसे पहले बताइए कि एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है और किस तरह से करनी चाहिए, क्या टाइमिंग्स होने चाहिए, फिर मजीद सवाल आपसे करें। बड़ा गहरा सवाल है, इसका जवाब तो बहुत तवील हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा जिस तरह मनो सलवा खाते खाते लोग तंग आ गए थे ना, हाँ। और उस नेमत को भी फिर नाशुक्री में डाल दिया। इसी तरह दो ऐसे लफ्ज़ हैं जिसका शुक्र हम वैसे अदा नहीं करते, एक फुर्सत, हाँ। और एक सेहत। हाँ। ये भी हमारे मनो सलवा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इनको हम इतना जब बीमार होते हैं तो हम हेल्थ की तरफ जाते हैं, डॉक्टर की तरफ जाते हैं, हम केयर नहीं करते उससे पहले। फुर्सत को हम, जैसे कोई रिटायर हो जाए, कहते हैं मैं रिटायर हो गया, हालांकि उसको फुर्सत मिली है, अब कुछ और करे, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करें। सेहत के मामले में कुछ ऐसे ही है, जब तक हम बीमार ना हो या हमारे यहाँ कोई बीमार ना हो, हम तेल कम नहीं करते, घी कम नहीं करते, नमक कम नहीं करते। देखिए, जैसे कोई हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाए, हम कहते हैं नमक कम कर दो, भाई वो तो पहले भी कर सकते थे। एग्जैक्टली। तो सेहत के मामले में हम बीमार होकर सेहत की तरफ जाते हैं
हम सेहतमंद रहने के लिए सेहतमंद एक्टिविटी नहीं करते। एक्सरसाइज दरअसल आपको सेहतमंद रखती है कि आप बीमार ना हो, ठीक है, एक प्रिवेंटिव, एक एहतियाती तदाबीर हैं। अच्छा, इसकी ब्रांचेज हैं, बेशुमार हैं। चलना एक एक्सरसाइज है, सबसे बेहतरीन तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर अमीर गरीब को जो एक्सरसाइज दी वो चलने की है। इस पे कुछ नहीं खर्च होता, ठीक है, गरीब का तो कुछ भी नहीं खर्च होता, अमीर का तो फिर भी ट्रेडमिल खरीदना पड़ती है उसको चलने के लिए, वो कहाँ चलता है बेचारा। इसके बाद है स्विमिंग। चलने के बाद अगर कोई बेहतरीन एक्सरसाइज मैं समझता हूँ स्विमिंग है, उसके लिए जरा थोड़ा सा मसला है, लेकिन नहरों में भी लोग नहा रहे हैं, स्विमिंग पूल में भी नहा रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि आप उस एक्सरसाइज को कहाँ से लेते हैं जी। पर जब आप 10,000 कदम डेली नहीं चलते, जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी कहना है कि 10,000 कदम आपको चलने हैं स्टैंडर्ड, अगर आप तकरीबन एवरेज है, सही सही, तो आप जितने कम कदम आपने चले हैं उसके लिए आपको कोई सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको वेट एक्सरसाइज करना पड़ेगी, आपको योगा करना पड़ेगा, एरोबिक्स करना पड़ेगा, जुम्बा करना पड़ेगा, डांसिंग, ये वो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। ये किनको करना पड़ेगा? जो चल नहीं रहे। तो सबसे पहली जो बुनियादी एक्सरसाइज है वो है चहलकदमी, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर अमीर गरीब बच्चे बड़े को दी है। और यही कमाल है कुदरत का कि वो जो चीज बुनियादी चीज होती है वो फ्री ऑफ चार्ज होती है। बिल्कुल, और जरूरी नहीं कि आप ट्रेडमिल खरीद के लाएं या आप पार्क जाएं, आप गली में अपने निकल जाएं और चलना स्टार्ट कर दें। बेटा कुछ नहीं होती है, कपड़े सुखाने की मशीन को कहते हैं ना ट्रेडमिल, जिसके ऊपर तौलिया डाल देते हैं, सूख जाती है। हाँ, इसको कपड़े सुखाने, ये ट्रेडमिल एक्सरसाइज की 1-2 दिन लोग करते हैं, उसके बाद कहते हैं जोड़ों में दर्द हो गया, उसके बाद फिर मासी उसके ऊपर कपड़े डालती रहती है और कुछ नहीं। ये बात आपने सही कही। या बिल्ली घर में हो तो वो बिल्ली जाके वहाँ बैठ जाती है आराम से, कहती है ये एक जगह है जहाँ पे कोई नहीं आता जी। नहीं, ऐसा नहीं है, बाहर निकलें। अब सबसे पहले अपने आप को रियलाइज करें आप क्या हैं। मैं 60+ का हूँ अब, जिसको सीनियर सिटीजन कहते हैं, मैं उसमें निकल गया। सीनियर सिटीजन की एक्सरसाइज वो नहीं है जो तुम्हारी है, वो नहीं है जो एक नौजवान बच्ची की है। मैं जुम्बा नहीं कर रहा, मैं और एक्सरसाइज नहीं करता, मेरा ताल्लुक योग से है, योगा मेरा शनाख्त है, बट मैं जो है ची गाँव करता हूँ, ताई ची करता हूँ। ये इनको भी अब मैं पॉपुलर कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बुनियादी एक्सरसाइज है जो 60s के बाद आपको करनी है। मैंने शिफ्टिंग नहीं की योगा से, बट मैंने एक एडिशन किया। तो कोई भी एक्सरसाइज जो आपके जिस्म के मुताबिकत से आपको सूट करती हो और उसको करने के बाद आप बहुत नहीं थकते, आप इंजॉय भी करते हैं। कुछ लोग डांसिंग को एंजॉय करते हैं, वो कर लें, हम उनसे नहीं कहेंगे वो मेडिटेशन करें आराम से बैठ के। बच्चे कहाँ करते हैं आजकल आंखें बंद करके। सही। अच्छा योगी वजाज साहब, कहा जाता है कि जो एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम है वो अर्ली मॉर्निंग अगर आप कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, तो ये अच्छा है, या कुछ लोग जो शाम में करते हैं उसके कुछ मतलब नुकसान तो नहीं होते? नहीं, ये पहले मशहूर था, लेकिन ऐसी नहीं है। नहीं, पहले मशहूर था जब लोग 3 बजे नहीं उठते थे सो के, उस वक्त तो सुबह उठने वाले बात सी थी। अब कहाँ लोग उठते हैं? 12 बजे तो लोग फोन करो तो लोग कहते हैं आपने उठा दिया। तो ऐसे माशरे में आइडियल एक्सरसाइज का टाइम ही सुबह है। वो वक्त है जब परिंदे अपने परों को खोल के अंगड़ाइयाँ लेते हैं। दुनिया के जितने भी देखो ना, अभी सुबह हुई और परिंदों ने चहचहाना शुरू किया, यही वक्त है आपको उठने का। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फजर की नमाज हमें दी है वो इसलिए दी है ना कि वही अल्लाह चाहते हैं कि ये वक्त है उठने का, उठ जाओ। रिस्क उस वक्त बढ़ती है, सेहत उस वक्त बढ़ती है, सुकून उस वक्त बढ़ता है और मोहब्बतें उस वक्त बढ़ती हैं। सुबह के वक्त जो उठता है उसका तो एटीट्यूड ही कुछ और होता है, वो तो और जो मैंने देखा है सुबह के वक्त उठते हैं वो हेल्दी रहते हैं। बड़े ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जो कि वक्त पर उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर वो वॉक के लिए चले जाते हैं। लॉजिक है, ये सिर्फ फर्जी बात नहीं कर रहा। जब आप सुबह उठते हैं तो उस वक्त ऑक्सीजन कंप्लीट होती है, फुल ऑक्सीजन उस वक्त। हमारी जिंदगी में हमारे जिस्म के अंदर जो सबसे अहम चीज है वो ऑक्सीजन की मकदार है जी। हम 2 तरह से बीमार होते हैं, या तो हम ऑक्सीजन ना लें तो बीमार हो जाते हैं, या हम कार्बन डाइऑक्साइड ना निकालें तो बीमार हो जाते हैं। एक आदमी जो पड़ा सो रहा है वो तो वैसे ही सोते में ऑक्सीजन की मकदार कम लेता है, तो वो तो बेचारा वैसे ही थका रहेगा। अब सुबह उठ के बुजुर्ग भी जा रहे हैं, वो कितने चार्ज होते हैं, वो वापस घर आते हैं चीख पुकार करते हैं, उठते नहीं हो, ये नहीं होते, वो चार्ज हो चुके होते हैं, इसलिए कि उनको ऑक्सीजन सही मिलती है। ऑक्सीजन सही मिलेगी, आपका डिसीजन पावर अच्छा होगा। ऑक्सीजन सही मिलेगी, आप अपना वर्कआउट बेहतरीन करेंगे। ऑक्सीजन अच्छी होगी, आप अपने वर्क प्लेस पे बेहतरीन कामयाब रहेंगे। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं जिंदगी के किसी शोबे में भी, तो सुबह उठना शुरू कर दें, आप देखें कैसे कामयाब होते हैं। एक तो ये कि वक्त बड़ा मिल जाता है,
और ऑक्सीजन खूब मिलती है। बिल्कुल आपने सही कहा। और एक्सरसाइज का एक ये जो मिथ है, ये लोग कहते हैं बस वेट रिडक्शन के लिए हम एक्सरसाइज कर लें, ये मैं चाहूंगी कि इसको आप क्लियर करें, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि वर्जिश के बहुत सारे फायदे हैं। ये आपको फ्रेश रखता है, आपको स्ट्रेस, अगर डिप्रेशन है और आप एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी से ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो कि उसको ओवरकम करता है। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो ये जो एक मिथ है कि बस हाँ जब वेट आपने पुट ऑन कर लिया तो उस वक्त एक्सरसाइज करें, या फिर आपको कोई बीमारी हो गई तो उसके बाद एक्सरसाइज करें, नहीं, एक्सरसाइज हर इंसान के लिए जरूरी है। तो ये मैं चाहूंगी कि आप इस पे जरा एक लेक्चर दें ताकि जो सुन रहे हैं वो लोग इसको अपना जिंदगी का हिस्सा बनाएं। खूबसूरत बात की तुमने जी। वैसे तो बच्चे आजकल लेक्चर सुनते ही नहीं, कोई भी लेक्चर नहीं करते। ठीक है, मैं लेक्चर नहीं दूंगा, मशवरा दे देता हूँ। हाँ, मशवरा देता हूँ। और मशवरा ये है कि देखिए, सच्ची बात तो यह है कि बीमार होके तो दवा ली जाती है, इलाज किया जाता है। जो लोग बीमार हो चुके, वो मोटापा एक बीमारी है जी। अब वो कहे कि मैं एक्सरसाइज करूँ, उन्होंने वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वो मर्ज को दूर करने के लिए अपना इलाज कर रहे हैं। तो उनको तो चाहिए कि वो एक्सरसाइज का लफ्ज इलाज के तौर पर इस्तेमाल करें। योगा तरीक़े इलाज नहीं, तरीक़े एहतियात है। एक्सरसाइज तरीक़े एहतियात है, गो कि इससे इलाज होता है, योगा से इलाज होता है। कमर का दर्द, ये सब ठीक होते हैं, लोग करते हैं, क्वालिफाइड लोग करते हैं, जो एनाटॉमी जानते हैं, जो फिजियोलॉजी जानते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए, वजन कम करना इस बात की अलामत है कि हमारे यहाँ ज्यादातर वजन बढ़ाने वाले लोग हैं, तो वो वजन कम करने के लिए कभी पौधे का पानी पी रहे होते हैं, कभी लौकी का पानी पी रहे होते हैं। कौन सा टोटका है जो बेचारों ने नहीं किया, लेकिन एक टोटका वो नहीं करते, वो है वर्जिश। सही बात। वर्जिश करें, सब ठीक हो जाएगा। अगर शुगर कम करना है, मैं खुद प्राइमरी केयर एंड डायबिटिक एसोसिएशन का प्रेस सेक्रेटरी हूँ। पूरे पाकिस्तान में हमारी एसोसिएशन डायबिटोलॉजिस्ट के साथ मैं काम करता हूँ। जो बुनियादी एक्सरसाइज हमारे सारे दोस्त डॉक्टर्स बताते हैं और मैं बताता हूँ, वो सिर्फ वॉक है, एक्सरसाइज है। मैं तो उसके अंदर कोई डायबिटोलॉजिस्ट के ऐसे से नहीं हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन मैं एक्सरसाइज बताता हूँ। जब मैंने लोगों को देखा है एक्सरसाइज करते हुए, और मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त जो इस दुनिया में नहीं है, वो जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें कश्मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होते थे, वो फिर तमाम डायबिटिक पेशेंट को वहां बुलाते और ट्रैक के ऊपर लाते थे। वो कहते ट्रैक मेरा क्लिनिक है। जिस दिन आपका ट्रैक क्लिनिक बन जाएगा, उस दिन आपके घरों में से बीमारियां खत्म हो जाएंगी। निकले फैमिलियों को लेके। संडे जो है ना, वो संडे है, बच्चे का दिन। संडे, नॉट संडे, SU नहीं, SO है। बच्चों को लेके निकले, फैमिलियों को लेके निकले, फिजिकल अपनों को लेके निकले। बिल्कुल। अच्छा योगी विजाज साहब, आप एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो जब भी हम किसी योगा टीचर के पास जाते हैं और वो हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, सांस लें, तो जब हम सांस लेते हैं तो उनका ये पहला जुमला होता है कि आप तो ठीक से सांस ही नहीं ले रहे। फिर हमें जाके पता लगता है कि जिंदगी भर हम ठीक से सांस ही नहीं ले रहे थे, आधी सांस ले रहे थे। तो ब्रीदिंग का सही तरीका क्या है, मैं जानना चाहूंगी। और ब्रीदिंग की क्या वैल्यू है हमारी जो है माइंड बॉडी, एक जो कनेक्शन है, रिलेशनशिप, उसके हवाले से। पहले तो मैं तुम्हारे सवालों की तारीफ करता हूँ जी। बहुत खूबसूरत सवाल करती हो, अल्लाह ताला तुम्हें और इसमें बरकत दे। बहुत शुक्रिया। या जिसने लिख के दिया उसकी तारीफ करता हूँ। दिमाग में अच्छी बात है जी। अच्छे सवाल का देखो, अच्छा जवाब चाहिए तो अच्छा सवाल करना है। एग्जैक्टली। एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन एक्सरसाइज की जो बुनियाद है, या हमारी जिंदगी की जो बुनियाद है, वो सांस है। हम डीप ब्रीदिंग नहीं करते, हम रिटेन नहीं करते, हम सांस लेने के बाद उसको यूटिलाइज नहीं करते, हम लेते हैं और फौरन निकाल देते हैं, होल्ड नहीं करते उस ब्रीथ। अच्छा, हमारे जिस्म की जो बुनियादी इकाई है वो ऑक्सीजन है। हम ऑक्सीजन पे चलते हैं। इवन अगर बच्चे को पैदा होते ही प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले तो वो CP चाइल्ड हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है माइक्रो सेकंड के अंदर, माइक्रो सेकंड में, फिर वो कभी रिपेयर नहीं हो पाता। तो अगर हम बुढ़ापे में अब बैठ के सोचें कि ना जाने कितने सेल तो हमने खुद जानबूझ के जिंदगी में तबाह किए ऑक्सीजन ना लेके। क्या वजह है कि जब कोई बीमार होता है तो लोग कहते हैं मरी चले जाएं। मरी में क्या चीज मिल रही है? ऑक्सीजन। वो सिलेंडर यहाँ ले लें भाई, ना करें सिलेंडर लगा के कुछ काम कर लें। और अभी जो हम कोविड से गुजरे हैं, सिलेंडर ही तो महंगे हुए थे। तो कुछ तो है जिसका ताल्लुक हमारी ब्रीदिंग से, लंग से है, और हम उसको बिल्कुल गौर, हम सिर्फ गौर करते हैं पेट पे। योगी साहब का पेट बड़ा हुआ है, जिससे मिलने जाओ ना, 1 घंटे का लेक्चर दो,
उसके बाद जब लेक्चर होता पता क्या बजाज भाई, लेक्चर तो थोड़ी लानत भेजें जो भी आपका लेक्चर था, लेकिन आपका पेट बहुत बढ़ गया है। और मैंने कहा बीबी मैंने 1 घंटे बोला है वो नहीं समझी, आप सिर्फ मेरे पेट को देखती रही। तो हमारी कौम जो है वो सिर्फ इसको समझती है कि सही कर लिया तो हम बहुत अच्छे हुए। नहीं, आप सर से लेके पैर तक, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आपको तंदुरुस्त होना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके नाखून की सेहत कैसी है, आपके बालों की चमक कैसी है, आपके दांतों की मजबूती कैसी है, आपके जबान का टेस्ट कैसा है, आपकी निगाह की बिनाई कैसी है, आपकी गर्दन कैसी है, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन, शाटिका, इसको लेके लोग घूम रहे हैं और कहते हैं हम ठीक है। ये ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी चीज जो है वो है ऑक्सीजन, और उसके लिए बिल्कुल सही कहा, हम योगी कहते हैं आप जो ऑक्सीजन लेते हैं वो गलत लेते हैं। यानी आप लोग सांस लेते हुए पेट को अंदर कर लेते हैं और सांस निकालते हुए पेट को बाहर निकालते हैं। ये आपकी चेस्ट ब्रीदिंग है, आप सही कर रहे हैं, लेकिन हम इसको डायफ्राम ब्रीदिंग करते हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमारे कुछ आज़ा जो नीचे, जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो नीचे रखे, और ये ऑर्गन्स जो है डिटॉक्सिफिकेशन के हैं, तो लिहाजा एक परत इसके अंदर दी है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। इसके ऊपर फिर हमारे लंग्स हैं और हमारे बुनियादी जो लाजमी औज़ा हैं, आज़ा ऊपर हैं। लेकिन नीचे हमारे जो उज़ हैं या फैक्टर्स हैं हमारी बॉडी के, उसको अलग बांटा गया है डायफ्राम से। हम ये कहते हैं नहीं, आप गहरी सांस लेते हुए पेट को फुलाएं और सांस निकालते हुए पेट को अंदर ले जाएं। बुनियादी एक्सरसाइज जो बच्चा करता है। अगर किसी में ऑक्सीजन कम है और वो समझता है कि मेरी ऑक्सीजन नहीं बढ़ रही और वो किसी ऐसी जगह, आप लोग बैठे हुए हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप क्या करें, अपने अंगूठे को इस तरह फोल्ड करके ऊपर से कर लेंगे। ये बुनियादी मुद्रा है, मुद्राज। जैसे वो योगी बैठते हैं ना, आपने देखा होगा, अभी भी आपने वीडियो में देख रहे थे कि यूं बैठी हुई कोई साहिबा, लेकिन हम ये इसको ओवरलैप कर लेते हैं। ये एक पूरी साइंस है, इस पे तो घंटों बोला जा सकता है, जो मुद्राज बनते हैं कैसे बनते हैं। तो ये जो मुद्रा है ये ऑक्सीजन का मुद्रा है। जिन लोगों के लंग्स कमजोर हो या गहरी सांस नहीं ले रहे हो उनके लिए अच्छा है। लेकिन इसको अगर देखना हो तो किसी छोटे से बच्चे को देखें, वो हमेशा ऐसे ही होता है। उसने ये अपने, वो कभी भी यूं नहीं होता, वो यूं होता है। तो इसको बुनियादी मुद्रा कहते हैं। ये ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छा है, और जिन लोगों में ऑक्सीजन की कमी है और जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनको भी ये लेटे लेटे कर लेना चाहिए। सही। लेकिन आप हम सबको करना चाहिए। तो मैं आप चाहूंगा कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखिएगा इसको। मैंने सांस लेते हुए पेट को फुलाया, और अगर पहले से फूला हुआ है तो थोड़ा सा और फुलाया, ठीक है। और उसके बाद उसको कम किया, एक्सेल करते 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 जितना मैं अंदर कर सकता हूँ, देखें मेरी पसलियां तक आराम से निकल आएंगी। और फिर मैंने सांस लेते हुए इसको फुला लिया, सांस निकालते हुए इसको कम कर लिया। ये बिल्कुल अपोजिट ब्रीदिंग है जो आप लोग करते हैं। आप लोग सांस लेते हैं तो पेट अंदर करते हैं, और सांस निकालते हैं तो पेट बाहर करते हैं। हालांकि जब आप देखें कि एक चीज आपके अंदर जा रही है तो ही आपका ये एक्सपेंड होना चाहिए। नॉर्मली सिर्फ बच्चा करता है, सिर्फ बच्चा करता है। बच्चे की बात जो है, देखो कोई भी चीज जो अनवॉलंटरी होती है या रज़ाकाराना होती है, हम उसकी कदर नहीं करते। मैंने अभी आपको कहा कि फुर्सत और सेहत कोई कदर नहीं है। हालांकि जिनको मिल जाए उनसे पूछे मजा कितना है ना। इसी तरह ब्रीदिंग, ऑक्सीजन जो है, हम इसकी कोई कदर नहीं करते, जबकि बहुत कीमती चीज़ है, बहुत ही गहरी है। इसको कितना ज़्यादा लेंगे कितना कम लेंगे, बच्चे को तो किसी ने सिखाया नहीं। तो बच्चा ये क्यों मान के रखता है, और बच्चा क्यों पेट किससे सांस लेता है। पुराने ज़माने में जब फिल्में आती थी ना, उसमें कोई डेड बॉडी दिखाते थे तो पूरे स्क्रीन पे जो सिनेमा स्क्रीन होता था, लोग उसका पेट देख रहे होते कि ये तो नहीं हिल रहा। उस जमाने में कैमरा टेक्निक्स नहीं थी। तो सांस ही तो जिंदगी है ना, अगर ये ना हो तो फिर हम मर गए। और इस बुनियादी चीज को हम नहीं समझ पा रहे कि हमें गहरी सांस लेनी है सेहतमंद रहने के लिए। गहरी सांस लेनी है। अगर आप, चलें मिसाल दे रहा हूं कि कोई वजन कम करना चाहे, ब्रीदिंग से कम हो जाता है। आप जितनी ज्यादा एक्सेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा निकालेंगे, आप देखेंगे रफ्ता रफ्ता आपका जो फूड डिलीट होना शुरू हो जाएगा। बस ये है कि आपको थोड़ी मेहनत करनी है, सर्च करनी है, और किसी एक्सपर्ट के पास जाना है। ये मेरे ख्याल से सबसे पहला स्टेप होता है, क्योंकि कभी कभार हम बहुत सारे टोटके ऐसे कर लेते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होते। बहुत शुक्रिया योगी बजाज साहब, आप तशरीफ लाए और आपने बहुत ही अच्छे टिप्स और सजेशंस हमें दी। तो उम्मीद है आप लोग ज़रूर इस पर अमल करेंगे और वर्जिश को, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। एक और मौजू के हवाले से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और आप बात करेंगे कराची के टैलेंट की। और कराची वालों की बात की जाए तो ये टैलेंट में किसी से पीछे नहीं है। आज हम आपको एक बहुत ही टैलेंटेड नौजवान से मिलाएंगे जिनका नाम है हारिस लतीफ़। और उन्होंने किस तरह से एक ट्रक पर आर्ट बनाकर उसको खूबसूरत बनाया वो इनसे जानेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी नस अवार्ड में अपने टैलेंट की बदौलत अवार्ड भी हासिल किया, 6th पोजीशन इन्होंने हासिल की। और इनके टैलेंट की नुमाइश इंटरनेशनल फ्रांस फेस्टिवल में भी की गई। तो मिलते हैं हारिस लतीफ़ से और जानते हैं कि कैसा आर्ट बनाते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम हारिस, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। ये बताइए, जो पाकिस्तानी नस अवार्ड आपने नाम किया, 6th पोजीशन माशाल्लाह उसमें हासिल की, तो क्या आपने उसमें कारनामा पेश किया, क्या आर्ट था, उस हवाले से हमें बताइए। बेसिकली आई एम एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इट्स कॉल्ड मैजिक हैंड्स। अच्छा। ये एक हैदर आर्टिस्ट हैं जो कि मुशर्रफ कराची में रहते हैं, कॉलोनी में। हाँ। बेसिकली उन्होंने अपने आर्ट की बदौलत, वो ट्रक पे पेंट करते हैं, वो आर्टिस्ट हैं। अच्छा। तो वो विदाउट गवर्नमेंट हेल्प के उन्होंने 45 कंट्रीज़ में अपना आर्ट फैलाया है। और अमेरिका हो गया, डेनमार्क हो गया, इस तरह की कंट्रीज़ में उन्हें अवार्ड मिल चुका है, उनके मैगज़ीन में नाम आ चुका है। तो वहाँ से मुझे क्लिक किया गया क्यों ना इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, उसको बताया जाए, उस चीज़ को शोकेस किया जाए। पाकिस्तान का इतना बड़ा टैलेंट है, क्यों ना उसे वर्ल्ड वाइड दिखाया जाए। हाँ। तो मैंने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसका नाम मैजिक हैंड्स रखा। अच्छा। उनके हाथ के जादू की वजह से। तो वो मकबूल हुई। नस एक फेस्टिवल होता है नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म के नाम से, जिसके चीफ गेस्ट है इमरान खान। तो हम कुछ 1100-1200 एंट्रीज़ में से हमारी सिलेक्शन हुई थी। हम टोटल 12 लड़के लड़कियों के पूरे पाकिस्तान में से, और उसमें से मैंने 6th पोजीशन हासिल की थी। मेरी डॉक्यूमेंट्री ने 6th पोजीशन हासिल की। तो ये प्रोसेस रहा। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए हारिस के पूरे पाकिस्तान से आपने कहा कि उसमें सिलेक्शन होती है, तो कितने कैंडिडेट्स थे ऑलमोस्ट जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिनमें से 12 या 13 सेलेक्ट हुए? टोटल 1200 एंट्रीज़ हुई थी। अच्छा जी, 1200 एंट्रीज़ में से 55 की सिलेक्शन हुई थी। हाँ। जो कि इस्लामाबाद गए थे। ठीक। इस्लामाबाद में हमारा जो फाइनल शो से, तो उससे पहले 2 दिन की रिहर्सल थी। तो उसमें 55 में से 12 लोगों की सिलेक्शन होनी थी। तो उन 12 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पोजीशन आपका नाम था और माशाल्लाह फिर 6th पोजीशन भी आपने हासिल की। अच्छा, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप भी दी गई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो कब जा रहे हैं, क्या इरादा है पढ़ने का, अभी क्या कर रहे हैं? हर फिल्म स्टूडेंट का, आई एम ऑलरेडी फिल्म मेकिंग करंटली मैं अपना इनरोल हूँ, पढ़ रहा हूँ, ग्रेजुएशन में हूँ जी। तो हर एक फिल्म स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि वो बाहर से पढ़े। हम लोग देखते रहते हैं क्वेंटिन टैरेंटिनो को, लार्स वन टायर को, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी हो गया, जेम्स कैमरन हो गया। इनको हमने सिर्फ सुना है, देखा है, इनकी फिल्में बड़े हुए इनको देख के। तो हमारा भी ड्रीम है कि उनके साथ जाके उनसे सीखें, उनसे पूछें। तो UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, एक दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में आती है जहाँ फिल्म पढ़ाया जाता है। अच्छा। तो वहाँ की स्कॉलरशिप मिली, इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई है नहीं। मतलब अच्छा, तो हारिस ये बताएं कि फिल्म बनाने का शौक कब पैदा हुआ? बचपन से ही कुछ क्रिएटिव माइंड था, कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते थे? एक्चुअली बिफोर फिल्म मेकिंग आई वाज एन एक्टर। मैंने तकरीबन थिएटर्स किए हैं मल्टीपल, और मैंने ड्रामे किए हैं 19 से 20, 2 फीचर फिल्म्स किए हैं। तो जब मैं देखता था कैमरे के टेक्निक्स, और मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी होती थी कि यार ये लाइट्स क्यों लगा रहे हैं, अच्छा मास्टर शॉट क्या होता है, सोलो क्या होता है। तो ये क्यूरियोसिटी जो है मुझे डेवलप करके फिल्म की तरफ लेके गई। देन मैंने पहली फिल्म बनाई जिसका नाम था ईद मुबारक। अच्छा। बेसिकली वो फिल्म थी जो रोड पे जो बेगर होते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, उनकी ईद कैसे होती है। अच्छा। उनके ऊपर एक फ़िल्म बनाई थी जो कि उसे भी बड़ा पज़ीराई की मिली। तो उसके बाद मैंने सोचा यार जब मैं इसमें इतना अच्छा हूँ, क्यों ना इसी को आगे मैं फर्दर। अच्छा, एक तो होता है ना हारिस कि आपने फिल्म बना ली, कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया, लेकिन एक होता है कि आप ऐसा सब्जेक्ट उठाएं जो कि किसी सोशल इशू को एड्रेस कर रहा है, या वो लोग जो कि कहीं ना कहीं माशरे में इस्लाह कर रहा है। तो ये बड़ा ही अच्छा आपने एक सब्जेक्ट बनाया कि वो लोग लिया कि वो लोग जिनकी घर नहीं होते उनकी ईद कैसी होती है, क्योंकि ईद नाम ही घर वालों और रिश्तेदारों से मिलने का और मोहब्बत करने का नाम है। तो उस पर आपको पजीराई मिली। उसके अलावा आपने बताया कि वो जो ट्रक पे आपने देखा कि एक जो है जिसको आपने मैजिक, हाँ, वो आर्ट बनाते हैं। तो हमेशा से आप इस ऐसी चीज़ों की सिलेक्शन करते आए हैं? मुझे लगता है एक फिल्म मेकर जो होता है उसके सराउंडिंग में बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। अगर आप देखें
आप ऑफिस से आ रहे हो या घर से निकलते हैं ऑफिस से, तो आपको दिन में कोई 100 से ज़्यादा स्टोरीज मिल रही होंगी। जब आप रास्ते में देखेंगी कोई 2 बंदे लड़ रहे हैं, कोई 2 बंदे मुस्कुरा रहे हैं, तो ये स्टोरीज़ हैं। अगर हम इन स्टोरीज़ की डिटेल में जाएं, हमारी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। हम उसे फिक्शनलाइज करते हैं, ड्रामाटाइज करते हैं, देन वो एक स्टोरी बनती है। आप उसे क्रिएट कर दें, जब आपने जो दिमाग में सोचा है, जब आप वो उसे स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं लगता शायद है। तो यही खुशी जो होती है, ये स्टोरी बनाती है, स्टोरी स्क्रीन पे आती है। और इससे अगर पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, इससे सिनेमा हमारा इंशाल्लाह रिस्टोर हो, इमर्ज हो, तो मैं उसका पार्ट बनूं, मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। ठीक है, और फ्यूचर में क्या इरादे हैं, कितनी फिल्म्स बनाएंगे, और क्या आपने ऐसे प्लान्स होते हैं ना इंसान का दिमाग में? अभी तो आखिर आपका है प्लान कि आप पढ़ने जाएं, फिर वहाँ से वापस आएं, और फिर क्या इरादा है किस किस टॉपिक्स पे फिल्म बनाने का? एक टारगेट है जो मैंने शुरू से सोचा हुआ है। जब मैंने फिल्म ली थी तो मैंने रिसर्च की थी कि पाकिस्तान से कोई अब तक ऐसा फिल्म मेकर नहीं है जो जिसको फिल्म के बेस पे ऑस्कर मिला हो। डॉक्यूमेंट्री बेस पे ऑस्कर मिला है शर्मीन उबैद चुनाय को, हया फातिमा को, बहुत सारे हमारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे, मगर फिल्म बेस पे किसी को अब तक ऑस्कर मिला नहीं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं फिल्म पे ऑस्कर लेके आऊँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। ठीक है, अच्छा ये भी बताइए हारिस कि आपका जो इंटरनेशनल फ्रांस फेस्टिवल में जो आपकी नुमाइश हुई, तो वो कौन सी फिल्म थी और वो डॉक्यूमेंट्री क्या थी, उस हवाले से बताइए। फ्रांस मोबाइल फिल्म फेस्टिवल है, बेसिकली एक मोबाइल से आपने फिल्म बनानी होती है। ओके। तो मेरे पास एक छोटा सा S6 मोबाइल था, मैंने उससे एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था होप। अच्छा। बेसिकली ये फिल्म थी, एक 2 बेकारी होते हैं, मतलब एक बाप होता है एक बेटा होता है, उसके ऊपर स्टोरीज होती है। सही। तो वो जो बेटा होता है वो सड़क से जब भी गुजरता है तो स्कूल जाने वाले बच्चों को देखता है, तो उसकी आंखें भर आती हैं, ये देख के उसके बाप की आंखें भर आती हैं। तो अब बाप ये सोचता है कि यार मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी भीख मांगने में गुजार दी, मेरा बेटा क्यों गुजार रहा है, इसका क्या कसूर है। तो वो ये करता है कि इससे कपड़े पूरे महीने की वो अपनी जो उसे मिली होती है वो जमा करता है, अपने बेटे को अच्छे कपड़े पहनाता है, साफ़ सुथरा, उसे एक कार्डबोर्ड देता है, सड़क पे खड़ा करता है जहाँ से अमीरों की एलीट गाड़ियाँ जहाँ से गुजरती हैं, वहाँ खड़ा करता है, वहाँ पे लिखता है कि मेरा नाम अली है, क्या मुझे कोई मेरी तालीम के लिए पाल सकता है। दैट इज़ यू नो समथिंग। तो बड़ा एक मैसेज है इसमें भी, बहुत ही यूनिक मैसेज है, बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स आपने चुने। तो बहुत अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हुई, आप आए प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। और हम आपको, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं हारिस के, इंशाल्लाह आप इसी तरह तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी हमारा ख़त्म हुआ जाता है, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।